नमस्कार साथियों। साथियों, आज हम एक ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो न केवल छात्रों को बल्कि दुनिया भर के सारे स्कॉलर्स को प्रभावित कर रहा है और वो है प्लेजरिज्म, जिसे हम साहित्यिक चोरी भी कहते हैं। प्लेजरिज्म क्या है, इसके क्या इम्प्लीकेशंस हैं और इससे कैसे बचा जाए, आज इस सत्र में हम इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे। प्लेजरिज्म किसी अन्य व्यक्ति की भाषा, विचार या अभिव्यक्ति को अपना बताकर प्रस्तुत करना है। दूसरे शब्दों में कहें तो किसी और द्वारा दिए गए किसी काम या विचार को लेकर उसे इस प्रकार प्रस्तुत करना है जैसे वह कार्य या विचार उसी व्यक्ति के द्वारा दिया गया हो जिसने उसे प्रयोग किया है। उदाहरण के तौर पर, यदि कोई व्यक्ति किसी बुक या वेबसाइट से कोई आर्टिकल लेता है और फिर उसे अपना कार्य बताकर अपने नाम से प्रयोग कर लेता है, तो यह प्लेजरिज्म कहलाएगा। इसी प्रकार, किसी दूसरे की बनाई गई कोई पेंटिंग या चित्र को अपने आर्टवर्क में शामिल करना और फिर यह बताना कि वह कार्य उसी का है, प्लेजरिज्म कहलाता है। हालांकि इसका अर्थ ये नहीं है कि हम किसी दूसरे के किसी विचार को अपनाकर कोई अपना कार्य या विचार उस पर प्रस्तुत नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते हैं, परंतु इसके लिए दिए गए विचार या कार्य का श्रेय उस व्यक्ति को अवश्य ही देना होगा जिसने मूल रूप से उस विचार को दिया है। इस प्रकार प्लेजरिज्म वह कृत्य है जिसमें हम किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा दिए गए विचार या कार्य का प्रयोग भी करते हैं और उसे मूल रूप से जहां श्रेय दिया जाना चाहिए हम श्रेय नहीं देते हैं। इसे ही प्लेजरिज्म कहते हैं। प्लेजरिज्म कई प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है डायरेक्ट प्लेजरिज्म। डायरेक्ट प्लेजरिज्म तब होता है जब कोई व्यक्ति किसी सोर्स से बिना किसी मॉडिफिकेशन के टेक्स्ट को वर्ड टू वर्ड कॉपी कर लेता है और ओरिजिनल ऑथर को उसका कोई क्रेडिट भी नहीं देता है। यहाँ पर व्यक्ति कॉपी किए गए टेक्स्ट को अपना बताकर प्रस्तुत करता है। डायरेक्ट प्लेजरिज्म का उदाहरण हम यहाँ सामने देख सकते हैं, जहाँ पर टेक्स्ट को ओरिजिनल सोर्स से वर्ड टू वर्ड कॉपी किया गया है और इसके लिए यहाँ पर कोई साइटेशन भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसे ही हम डायरेक्ट प्लेजरिज्म कहते हैं। दूसरे टाइप का प्लेजरिज्म है सेल्फ प्लेजरिज्म। सेल्फ प्लेजरिज्म को डुप्लीकेट पब्लिकेशन या फिर टेक्स्ट रिसाइकलिंग के नाम से भी जाना जाता है। ये तब होता है जब कोई लेखक अपने पहले से पब्लिश्ड वर्क को या फिर उसके किन्हीं हिस्सों को फिर से अपने नए आर्टिकल में यूज कर लेता है और अपनी प्रीवियस सोर्स को साइट भी नहीं करता है। यह कार्य साहित्यिक चोरी की संज्ञा में इसलिए माना जाता है क्योंकि इससे यह आभास होता है कि सामग्री नई या मौलिक है, जबकि वास्तव में वो पहले से पब्लिश हो चुकी है। उदाहरण के लिए, कोई स्टूडेंट एक सेमेस्टर में क्लाइमेट चेंज पर एक रिसर्च पेपर लिखता है, फिर बाद में वो दूसरे सेमेस्टर में रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स पर नया रिसर्च पेपर लिखने के बजाय पुराने क्लाइमेट चेंज वाले पेपर से ही लार्ज पोर्शन को कॉपी करके नए टॉपिक वाले पेपर में लिख देता है, तो इसे सेल्फ प्लेगरिज्म कहा जाएगा। सेल्फ प्लेगरिज्म अनावश्यक रूप से रिपेटिटिव लिटरेचर को कॉज करता है, जिससे स्कॉलर्स और रीडर्स का टाइम और एनर्जी दोनों ही वेस्ट होती है। अगला है पैराफ्रेजिंग प्लेजरिज्म। इसमें किसी दूसरे के आइडियाज या टेक्स्ट को बिना प्रॉपर एट्रीब्यूशन दिए अपने कार्य में शामिल कर लिया जाता है। कॉपी किए गए आइडियाज या टेक्स्ट का स्ट्रक्चर और ओरिजिनलिटी तो पहले की तरह ही बने रहते हैं, परंतु शब्दों में थोड़ा बहुत बदलाव अवश्य कर दिया जाता है। इस प्रकार का प्लेजरिज्म बहुत सिंपल एक्ट है क्योंकि आइडियाज को ओरिजिनल ऑथर के कार्य से ही लिया जाता है, ना कि स्वयं क्रिएट किया जाता है।
यहाँ पर दिए गए एग्जाम्पल से ओरिजिनल टेक्स्ट के वर्ड्स में स्लाइड चेंज करके उसे नए आर्टिकल में प्रयोग किया गया है। यह पैराफ्रेजिंग प्लेजरिज्म कहलाता है। अगला है मोज़ैक प्लेगरिज्म। इसमें राइटर अलग-अलग सोर्सेस से टेक्स्ट, सेंटेंसेस, वर्ड्स को कॉपी करता है और सभी को मिला करके वो एक नया टेक्स्ट जनरेट करता है। फिर इस नए टेक्स्ट को वह अपना न्यू क्रिएशन बताकर पब्लिश करता है। नया क्रिएटेड वर्क ओरिजिनल कार्य की तरह प्रतीत होता है। इससे लोग कई बार भ्रम में भी पड़ जाते हैं, परंतु वास्तव में इसमें कोई नया या ओरिजिनल आइडिया नहीं होता। इसे मोज़ैक प्लेजरिज्म कहते हैं। इस तरह के प्लेजरिज्म को पता लगाना थोड़ा मुश्किल कार्य होता है, क्योंकि इसमें प्लेगराइज टेस्ट और ओरिजिनल टेक्स्ट की सिमिलैरिटीज को आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल द्वारा मोज़ैक प्लेजरिज्म को दर्शाया गया है, जिसमें ओरिजिनल टेक्स्ट 1 और ओरिजिनल टेक्स्ट 2 को मिला करके एक नया टेक्स्ट तैयार किया गया है। एक्सीडेंटल प्लेजरिज्म तब होता है जब व्यक्ति जानबूझकर या धोखे से नहीं, बल्कि लापरवाही या अनदेखी के कारण सोर्स को साइट करना भूल जाता है। ये कई कारणों से हो सकता है, जैसे व्यक्ति सोर्सेस को साइट करने की आवश्यकता और महत्व को समझ नहीं पाता और उन्हें साइट नहीं करता है। व्यक्ति अपना काम जल्दी जल्दी में करता है और केयरलेसनेस के कारण सोर्सेस को साइट करना मिस कर देता है। गलत फॉर्मेट की साइटेशंस का प्रयोग करने के कारण भी कभी-कभी एक्सीडेंटल प्लेजरिज्म की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कभी-कभी पुअर पैराफ्रेजिंग के कारण भी एक्सीडेंटल प्लेजरिज्म हो जाता है, जब ओरिजिनल सोर्स के आइडियाज को ठीक प्रकार से लिखा और उसे साइट नहीं किया जाता। ये सभी स्थितियां मिलकर के एक्सीडेंटल प्लेजरिज्म की संभावना को बढ़ाती हैं। वर्बेटिम प्लेजरिज्म तब होता है जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे के काम को वर्ड टू वर्ड कॉपी करता है, लेकिन पकड़े जाने से बचने के लिए उसमें कुछ शब्दों को बदलकर उनके सिनोनिम्स या ऑल्टरनेटिव वर्ड्स को लिख देता है। लिखे गए टेक्स्ट में बदलाव होने के बावजूद टेक्स्ट का फंडामेंटल स्ट्रक्चर, फ्लो और मीनिंग ओरिजिनल टेक्स्ट की तरह ही रहता है। इसीलिए इसे प्लेजरिज्म की श्रेणी में रखते हैं। वर्बेटिम प्लेजरिज्म को इस उदाहरण से समझते हैं। इसमें ओरिजिनल टेक्स्ट है, The moon's gravitational pull influences the ocean tides, creating the phenomena known as high and low tides. अब प्लेजराइज टेस्ट में influences की जगह affects वर्ड का यूज किया गया है। क्रिएटिंग द फिनोमेना को पैराफ्रेज करके लीडिंग टू द अकरेंस लिख दिया गया है, लेकिन नए टेक्स्ट का मीनिंग और स्ट्रक्चर ओरिजिनल टेक्स्ट के सिमिलर है, इसीलिए इसे प्लेजरिज्म कहेंगे। अगला है सोर्स बेस्ड प्लेजरिज्म। सोर्स बेस्ड प्लेजरिज्म तब होता है जब व्यक्ति अपने कार्य में इंफॉर्मेशन सोर्स की जानकारी गलत प्रस्तुत करता है। वह ऐसी इंफॉर्मेशन सोर्स की स्वयं रचना कर देता है जो वास्तव में है ही नहीं। वह अपने आर्ग्यूमेंट्स और क्लेम्स में ऐसे रिसोर्सेज या कार्य को साइट करता है जो वास्तव में कभी हुए ही नहीं है। इसके अतिरिक्त सोर्स बेस्ड प्लेजरिज्म में झूठे डेटा या मैनिपुलेटिव डेटा का प्रयोग भी शामिल है। अपने डिजायर्ड आउटकम्स या परिणामों को अपनी दिशा देने के उद्देश्य से व्यक्ति ओरिजिनल डेटा में हेरफेर करके प्रस्तुत करता है। इसका अर्थ है कि प्लेजरिज्म करने वाला व्यक्ति अपने निष्कर्षों का समर्थन करने के लिए ओरिजिनल डेटा, रिजल्ट्स और कंक्लूजन को बदल कर प्रस्तुत कर देता है। प्लेजरिज्म करने वाला व्यक्ति कभी-कभी ऐसे सोर्सेस को मेंशन करता है जो उसके आर्गुमेंट को तो सपोर्ट करते हैं, परंतु वास्तव में वे सोर्स एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। वह यह मान लेता है कि रीडर्स उन रेफरेंसेस को जो उसने मेंशन किए हैं, उनको वेरीफाई नहीं करेंगे।
ये सभी एक्ट सोर्स बेस्ड प्लेजरिज्म के अंतर्गत आते हैं। इन सभी अनएथिकल प्रैक्टिसेस से व्यक्ति यह दर्शाने की कोशिश करता है कि उसका कार्य गहन शोध और विश्वसनीयता पर आधारित है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता है। एकेडमिक और प्रोफेशनल इंटीग्रिटी को बनाए रखने के लिए प्लेजरिज्म से बचना महत्वपूर्ण है। आइए जानते हैं कि हम किस प्रकार प्लेजरिज्म से बच सकते हैं। जब कभी भी हम किसी सोर्स से कोई इंफॉर्मेशन को लें, तो उसका प्रॉपर साइटेशन अपने कार्य में मेंशन जरूर करें। यह साइटेशन टेक्स्ट के साथ दिया जाना चाहिए और फिर उसके सोर्स की डिटेल्स रेफरेंस लिस्ट में प्रस्तुत करनी चाहिए। यहाँ पर इन टेक्स्ट साइटेशन का उदाहरण प्रस्तुत किया गया है, साथ ही उसका रेफरेंस लिस्ट में डिटेल सोर्स भी मेंशन किया गया है। यहाँ पर हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि रेफरेंस में सोर्स साइट करते समय उसमें ऑथर, टाइटल, पब्लिकेशन डेट और अदर रेलेवेंट डिटेल्स जरूर मेंशन की गई हों, जैसे कि इस उदाहरण में बताई गई है। साइटेशन के लिए विभिन्न इंस्टीट्यूशन अलग-अलग प्रकार की साइटेशन स्टाइल को रेकमेंड करते हैं, जैसे एपीए स्टाइल, एमएलए स्टाइल, शिकागो या हार्वर्ड स्टाइल। इन स्टाइल्स का चुनाव अपने इंस्टीट्यूट और पब्लिकेशन की आवश्यकता के आधार पर करते हैं। यहाँ उदाहरण में प्रस्तुत साइटेशन स्टाइल एपीए साइटेशन स्टाइल है। प्लेजरिज्म से बचने का दूसरा तरीका है कोटिंग और पैराफ्रेजिंग का। जब कभी भी हम किसी लेखक के शब्दों का एग्जैक्ट वर्ड्स में प्रयोग करते हैं, तो उसे कोटेशन मार्क से कवर करते हैं और साथ ही साइटेशन भी लिखते हैं। इसे कोटिंग कहते हैं। जैसे यहाँ एक उदाहरण में ऑथर के द्वारा कहे गए वक्तव्य को कोटेशन मार्क्स के अंदर रखा गया है। साथ ही इन टेक्स्ट साइटेशन और रेफरेंस में ऑथर और पब्लिकेशन की डिटेल्स भी दी गई है। पैराफ्रेजिंग का प्रयोग ऑथर द्वारा दिए गए मूल विचार को अपने शब्दों में लिखने के लिए किया जाता है। पैराफ्रेजिंग करते समय इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि आप ओरिजिनल आइडिया को अपने शब्दों में प्रस्तुत कर रहे हैं, ना कि उस आइडिया में कोई परिवर्तन कर रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि पैराफ्रेजिंग से पहले सोर्स मटेरियल की गहरी समझ विकसित कर ली जाए। अपने सोर्स को ट्रैक करने के लिए, साइटेशन जनरेट करने के लिए और रेफरेंस लिस्ट को आवश्यकता अनुसार फॉर्मेट करने के लिए रेफरेंस मैनेजमेंट टूल्स या सॉफ्टवेयर्स का प्रयोग किया जाता है। इनमें मेंडले, जोटैरो और एंडनोट काफी लोकप्रिय हैं। ये टूल्स रेफरेंस को स्टोर करने, कैटेगराइज करने और साइटेशंस को मैनेज करने में हमारी सहायता करते हैं, जो हमें एक्सीडेंटल प्लेगरिज्म से बचाते हैं। रेफरेंस मैनेजमेंट टूल्स साइटेशंस और बिब्लियोग्राफी को हमारी रिक्वायरमेंट के अनुसार ऑटोमेटिकली फॉर्मेट कर देते हैं। इसका अर्थ है ये रेफरेंस को एक स्टाइल से दूसरे स्टाइल में बदल देते हैं। प्लेजरिज्म से बचने के लिए आवश्यक है कि हमें सोर्सेस के फेयर यूज के बारे में जानकारी होनी चाहिए और उसके रिस्पॉन्सिबल यूज को भी हम प्रैक्टिस में लाएं। इसके लिए कॉपीराइटेड कानून को समझना और कॉपीराइटेड मटेरियल को यूज करने के नियमों का पालन करना आवश्यक है। कॉपीराइट नियमों के बारे में हम इस मॉड्यूल के अगले भाग में जानेंगे। प्लेजरिज्म को डिटेक्ट करने के लिए अनेक सॉफ्टवेयर्स उपलब्ध हैं, जिनमें टर्निटिन, ग्रामरली, कॉपीस्केप आदि प्रमुख हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में प्लेजरिज्म डिटेक्ट करने के लिए इनका वाइडली यूज किया जा रहा है। ये सॉफ्टवेयर्स सबमिट किए गए कंटेंट को अपने डेटाबेस पर उपलब्ध कंटेंट, वेब पेजेस आदि से कंपेयर करके कंटेंट की ओरिजिनलिटी का पता लगाते हैं। कई संस्थानों में राइटिंग सेंटर्स और लाइब्रेरीज भी होते हैं, जो प्लेगरिज्म से बचने के लिए इनवैल्यूएबल रिसोर्सेज को प्रदान करते हैं। राइटिंग सेंटर्स ट्यूटरिंग और वर्कशॉप के माध्यम से राइटिंग स्किल्स, साइटेशंस की प्रैक्टिस करवाते हैं तथा राइटिंग्स की प्रत्येक स्तर पर गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं।
एकेडमिक और प्रोफेशनल वर्क की इंटीग्रिटी और क्रेडिबिलिटी को बनाए रखने के लिए एथिकल राइटिंग प्रैक्टिसेस ही मूल आधार है। इसके लिए ओरिजिनल कार्य करने और अपनी फील्ड में नए आइडियाज को कंट्रीब्यूट करने के लिए आगे रहना चाहिए। ये न केवल ज्ञान को आगे बढ़ाता है, बल्कि हमारी यूनिक इंसाइट्स और क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटीज को भी रिफ्लेक्ट करता है। अपने सोर्सेस के बारे में हमें ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए और जहां पर भी जरूरी हो वहां क्रेडिट देना नहीं भूलना चाहिए। और अंत में कंटिन्यूअस लर्निंग सबसे एसेंशियल है, जो लेटेस्ट नॉलेज और प्रैक्टिस से हमें अपडेट रखती है। इनके साथ हम लेखक के रूप में हाईएस्ट एथिकल राइटिंग स्टैंडर्ड्स को अचीव कर सकते हैं। तो साथियों, इस सेशन में हमने प्लेजरिज्म, उसके टाइप्स और प्लेजरिज्म को अवॉइड करने की स्ट्रैटेजीज के बारे में जाना। इसके आगे की चर्चा हम अगले सत्र में करेंगे। धन्यवाद।